हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में हमें देखना होगा कि कौन-कौन से टाइप के कैपेसिटर होते हैं। तो एक कैपेसिटर का टाइप हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक हो गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और एक हो गया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर एक्चुअली हमें डिवाइस के अंदर देखते हैं तो दिखता इस प्रकार का है, यही करना है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हम इस कंडक्टर को क्या करते हैं, इस कंडक्टर को, यह कंडक्टर, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि यह कंडक्टर एक रैंडम शेप का है और इस रैंडम शेप के कंडक्टर को हमने चार्ज को दिया। जब हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया तब क्या हुआ, इस कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज, इस कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज आ गया, ठीक है। और यह जो कंडक्टर है इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? क्योंकि आपको गॉस लॉ पता हो, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में जीरो क्यों होगा? कोई कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, चाहे वो कंडक्टर सॉलिड फॉर्म में हो और चाहे वो कंडक्टर हॉलो फॉर्म में हो। सॉलिड फॉर्म और हॉलो फॉर्म दोनों में भी हम अगर चार्ज क्यों देंगे तो वो चार्ज जो है इसके सरफेस पर भी आ जाएगा, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। अब हॉलो में तो ठीक है, पता है कि हाँ चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर ही होगा, बट सॉलिड में चार्ज इसके सरफेस पर क्यों आ जाता है? क्या कारण होता है, किस वजह से चार्ज इसके सरफेस पर आ जाता है सॉलिड कंडक्टर में? तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर का जो मटेरियल होता है ना, कंडक्टर का जो मटेरियल होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तब क्या करते हैं, हम कोई चार्ज देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज इसको देते हैं, तो इसमें चार्ज अंदर की तरफ, अगर हमने मान लीजिए प्लस का क्यों चार्ज दिया तो अंदर, अगर हम मान लेते हैं कि अंदर इसके अंदर चार्ज है, प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज, ठीक है। तो ये प्लस का चार्ज, इनके बीच रिपल्सन स्टार्ट होगा। जब इनके बीच रिपल्सन स्टार्ट होगा तो ये प्लस वाला चार्ज होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, साइड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि इसको न्यूट्रल करने का प्रयास करेंगे, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। और जब साइड वाले इलेक्ट्रॉन, मेटल के जो साइड में, मतलब सरफेस के साइड जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर इसके सरफेस के साइड जो इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन चल करके सेंटर पर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन चल के सेंटर पर आ जाएंगे तब यहाँ पर अपने को पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। जब यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि यही चार्ज जो जिसके इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंटर पर आए हुए थे वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन अगर पूरी तरह से सरफेस पे नहीं गया है तो और रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे। यहाँ के छोटे छोटे और भी जो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस सेंटर की तरफ आते चले जाएंगे, इसको न्यूट्रल करते चले जाएंगे। और फाइनली इस साइड में क्या होगा कि ये जो सरफेस होगा अपना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। यही कारण होता है कि जो अपना कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो अपने पास जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में आवेश यानी कि चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर ही होता है, ठीक। तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल होता है। डी ए क्या होता है, किसी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, ये होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्या होता है, जो हमने सरफेस ड्रॉ किया, यानी कि हम इसके इनसाइड कोई सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए सरफेस हमने ड्रॉ किया, तो इस सरफेस के अंदर चार्ज आना चाहिए। इस सरफेस के अंदर चार्ज जितना होगा उससे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। लेकिन इसके इस सरफेस के अंदर आप देखोगे तो चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब इसके सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए भी जीरो होगा। जब किसी का इंटीग्रल इंटीग्रल जीरो होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए भी जीरो होगा। ई डॉट डी ए का इंटीग्रल का मतलब क्या होगा कि ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, ई और ए के बीच का एंगल। अब आपको ध्यान देना होगा ई और बीच के ए के बीच के एंगल। एक बात और होती है, ई और ए के बीच का एंगल। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो ये सरफेस है ना, कि जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, इस सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वह चार्ज, इस सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वह चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये क्यों होगा, कि क्या कारण होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे? इसका कारण ये होता है कि आप ये समझो कि हम ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये जो सॉरी पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी फील्ड के डायरेक्शन में रखा होता है तो वह मूवमेंट करता है, उसका मूवमेंट का डायरेक्शन आ जाता है, यानी कि वो मूव करने लगता है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो ये मूव करेगा, लेकिन रियल में तो कोई चार्ज मूव करता नहीं, मूव नहीं करता है। इसका मतलब
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के परपेंडिकुलर है, जिस वजह से अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस से बाहर तो जा नहीं सकता, लीकेज हालांकि बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा जब चार्ज हो जाता है तब लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ऐसे जनरली वो सरफेस के बाहर चार्ज मैक्सिमम सरफेस के बाहर चार्ज नहीं जा सकता। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्यों होता है ये समझ में आया? परपेंडिकुलर इसलिए होता है ताकि कि मतलब परपेंडिकुलर इसलिए होता है कि हम लॉजिक निकालें, क्योंकि यहाँ पर चार्ज मूव नहीं कर रहा है। जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है यहाँ पर, तब क्या होगा? इसका मतलब है कि ये इस पर कोई फ़ोर्स नहीं लग रहा है। फ़ोर्स कब नहीं लगेगा, मतलब फ़ोर्स लग रहा है लेकिन उस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता, यानी कि परपेंडिकुलर लग रहा है। वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज अपना मूव करेगा नहीं। ठीक है? हाँ, तो हमें क्या बताना था कि इसके जस्ट आउटसाइड हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चार्ज है हमने क्यों चार्ज दे रखा है, तो इसके आउटसाइड एक सरफेस बना लेंगे क्लोज। ये क्लोज सरफेस है। ठीक, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालना होता है क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉरी, ये जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्यों बाई ए, और हमने निकल लिखा था ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू, वहाँ पर जो कॉस थीटा हमने लिख रखा था ना, वो थीटा 0 डिग्री आएगा, क्योंकि ए का डायरेक्शन क्या होता है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी इसके परपेंडिकुलर होती है, तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रल कितना हो जाता है ए। ठीक, तो ई डॉट ए बराबर क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बाई क्यों होता है सिग्मा, सिग्मा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं सिग्मा। ठीक, कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अपना आउटसाइड। ठीक, अब हमने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। अब जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि वह जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो सिग्मा होगा, सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज कहाँ पर ज़्यादा है, ये जो सिग्मा होगा वो रेडियस पर डिपेंड करेगा। रेडियस क्या है, ये रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, कर्व ज़्यादा है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सर्कल बना दो, सर्कल का रेडियस वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहाँ पर एक सर्कल बना दो, ये बड़ा सर्कल बना, यहाँ पर सर्कल बना दो और बड़ा सर्कल बनेगा, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर ज़्यादा है, जब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, यहाँ चार्ज कम हो जरूरी नहीं है, यहाँ डेंसिटी कम होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा, मतलब चार्ज दूर दूर होगा, लेकिन पर यूनिट एरिया चार्ज कम देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया जो चार्ज होता है वह रेडियस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है कि जहाँ पर शार्प एंड होता है ना, वहाँ चार्ज अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि चार्ज एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है, चार्ज स्टोर ज़्यादा होता है। ठीक, और एक बात लिखी हुई है कि क्या लिखी हुई है, देयर इज ए लिमिट टू विच द चार्ज कैन बी गिव टू अ कंडक्टर दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं, कितना चार्ज वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वही कैपेसिटेंस होता है ना। मतलब किसी पदार्थ के द्वारा चार्ज को स्टोर करने की क्षमता ही कैपेसिटेंस कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस जान तो लिया क्या होता है, लेकिन कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस ऑफ एनी बॉडी। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है एक प्रकार का, जिस पर हमने क्यू चार्ज दे रखा है, तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पर जो इस बॉडी का जो अपने पास पोटेंशियल देखने को मिलेगा, इस बॉडी के सरफेस का जो पोटेंशियल होगा, ठीक, इस पोटेंशियल का हम यहाँ के पोटेंशियल से डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 मान लूँ, यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 मान लूँ, यहाँ का पोटेंशियल V2 मान लूँ, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा V2 माइनस V1। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर पर जो चार्ज हम देते हैं ना, वो चेंज इन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना पोटेंशियल में चेंज आएगा इस बॉडी के किसी रिस्पेक्ट में, किसी अदर के रिस्पेक्ट में,
इस बॉडी का पोटेंशियल में जितना चेंज आएगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा चार्ज इसके अंदर स्टोर करने की क्षमता। ठीक, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू अगर लिखें तो आ जाएगा, एक कांस्टेंट आता है, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन लगा है इसकी जगह कांस्टेंट आता है सी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी है पोटेंशियल चेंज। अब डेल्टा वी पोटेंशियल चेंज कैसे समझिएगा, डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक हमारे पास कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज दे रखा है प्लस का क्यू। ठीक, अब डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके पास और कोई दूसरा सरफेस नहीं है, इसलिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पर अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, वो तो जीरो होता है, यानी कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल निकालने के लिए उसको ग्राउंड मान लेंगे। और यहाँ का पोटेंशियल इसके सरफेस पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वी इज इक्वल टू होता है जो अपने पास स्फीयर है ये हमारे पास। ठीक है, तो स्फीयर के लिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसके सरफेस पर हमने चार्ज दे रखा हुआ है तो इसका पोटेंशियल का फार्मूला होता है जो कि होता है के क्यों बटा आर। क्यों है इसके सरफेस पर चार्ज जो हमने चार्ज दिया है, आर है रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड के इज कांस्टेंट वेयर के क्या है, के क्या है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है के। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, हम पोटेंशियल को यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालेंगे भाई। अब पोटेंशियल क्या है ना कि इन दोनों के बीच में होगा, देखने को मिलेगा अपने को पोटेंशियल, एक ये वाला सरफेस बॉडी हो गया, एक ये वाला बॉडी का सरफेस हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल देखेंगे। अभी इन दोनों में हमने क्या किया कि बाहर को हमने ग्राउंडिंग कर रखा है, बाहर हमने ग्राउंड से अटैच कर रखा है और अंदर हमने चार्ज दे रखा है। क्यों, जब बाहर हमने ग्राउंड कर रखा है और अंदर चार्ज दे रखा है तो समझिएगा, क्योंकि अंदर हमने प्लस का चार्ज दिया तो यहाँ पर माइनस का चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पर इंड्यूस हो जाएगा, और बाहर से ग्राउंडिंग कर रखी है, इसका मतलब बाहर इसका पोटेंशियल जीरो है। बाहर पोटेंशियल कैसे जीरो होगा, जब इसके अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितना प्लस है उतना ही इस आउटर वाले सरफेस के अंदर सरफेस पर, बाहर वाले सरफेस के अंदर वाले सरफेस पर उसके अपोजिट जैसे चार्ज होगा। यानी कि हमने बाहर अगर ग्राउंडिंग किया है, बाहर वाले सरफेस को ग्राउंडिंग किया है तो बाहर वाले सरफेस का वोल्टेज जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, हाँ तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो सी की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यों यानी कि कितना हमने चार्ज दिया इसके अंदर वाले पार्ट को, अपान वी ए माइनस वी बी। यानी कि कोई चीज़ कैपेसिटर कब होती है पता है, वो इंड्यूस हो पाए वही कैपेसिटर। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा हुआ था क्यू बराबर सी डेल्टा वी था। ठीक है, डेल्टा वी क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है दोनों सरफेस के बीच में, जिस सरफेस के बीच में हम कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, क्यों जो हमने चार्ज दिया। ठीक, और ये डेल्टा वी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ए पर कितना पोटेंशियल है ये वी ए है, बी पर कितना पोटेंशियल है ये वी बी है। ठीक है, वी ए माइनस वी बी। हमारे पास है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, इसके बीच हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, यदि हमें इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले हमें इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहीं पर पॉइंट पर एक एज्यूम कर ले रहे हैं, देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए की वजह से इसके बीच में, इन प्लेटों के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जिस वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, बी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जिस पर नेगेटिव का चार्ज है,
इसकी वजह से माइनस ऑफ मतलब माइनस प्लस तो नहीं हो रहा है, ये डायरेक्शन दिखाता है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही ड्रॉ कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एक डायरेक्शन में है तो हम दोनों को ऐड करेंगे, हाफ हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करने पर हमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन प्लेटों के बीच से गुजर रही है। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मिला जो इन प्लेटों के बीच से गुजर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आ गया, हमको फार्मूला पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में और हमको वोल्टेज निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस वी बाई डी। वी एक्चुअली ये डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। डेल्टा वी यानी कि वी ए माइनस वी बी अपन डी इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, वी ए माइनस वी बी, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आई, तब सी की वैल्यू हमने चार्ज दिया था, क्यों, वी ए माइनस वी बी अपन नीचे होता है तो इसकी वैल्यू कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक। तो यहाँ पर जो सिग्मा होगा, सिग्मा क्या होता है, जो हमने चार्ज दिया पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक। ये सिग्मा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस सिग्मा की जगह पे जो हमने चार्ज दिया उसे लिखेंगे अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट। चार्ज से चार्ज कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये किसकी वैल्यू आ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। जहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, स्पेस पर ये डिपेंड करता है कि स्पेस कैसा है, स्पेस पोलराइज्ड है या फिर वैक्यूम, ठीक। इसकी वैल्यू भी होती है परमिटिविटी की 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये परमिटिविटी की वैल्यू होती है। ए है एरिया ऑफ प्लेट और डी है सेपरेशन इन प्लेट के, आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाता है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स, स्लैब को इसके बीच में रख देते हैं। जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं ना तो डिफरेंस कोई नहीं आता है, जो अपना ये परमिटिविटी था अपने पास, ये जो परमिटिविटी थी, ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट थी पहले, अब एप्सिलॉन नॉट की जगह पे के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट कर देना है आपको। क्योंकि क्या होता है, के क्या होता है, ये होता है मीडियम कांस्टेंट, ठीक। इस मीडियम कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन परमिटिविटी होती है किसी मीडियम की, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितना हो जाएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्योंकि इसे को हमने मीडियम में रख दिया है, जब मीडियम में रख दिया है तब इसकी परमिटिविटी मीडियम की कितनी हो जाएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो अपना फार्मूला क्या निकला था, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी इक्वल्स टू
के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो जाए। इसको जब हम पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल किया हुआ है तब इसका कैपेसिटेंस ये हो गया। ठीक, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो कैपेसिटेंस की वैल्यू के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी का मतलब है कि के की वैल्यू अपनी क्या थी भाई, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो मीडियम की परमिटिविटी होगी, मीडियम की परमिटिविटी होगी वो एयर की परमिटिविटी से ज़्यादा होगी। ठीक, यस। और जो है आप ये भी ध्यान दीजिए कि हमने क्या पढ़ा था, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। ठीक है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, ये फार्मूला होता तो है, लेकिन C की डिपेंडेंसी क्यू और V पर डिपेंड नहीं करती। मतलब जो कैपेसिटेंस है मटेरियल का, उस सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का या फिर किसी भी मटेरियल का, वो उस पर चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपको अभी सिमुलेशन के थ्रू करके हम दिखाएंगे। ठीक, अब इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होती है उसको हम कैसे निकालें। इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कैसे निकालें। तो आपको पता होगा कि जो एनर्जी होती है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्चुअली कि किसी क्यों चार्ज को, उस कैपेसिटर को जो हमने चार्ज दिया उस चार्ज को इन्फिनिट से लाने में किया गया कार्य, तो वर्क डन। ये जो क्यों चार्ज हमने उस कैपेसिटर को दिया था, कैपेसिटेंस को दिया था, उसी क्यों चार्ज को लाने में किया गया कार्य ही अपना पोटेंशियल होता है। ठीक, फार्मूला कैसे निकलता है इसका पोटेंशियल का, सॉरी ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ये होगा पोटेंशियल। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, यू की। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आता कैसे है, वो आता है क्यों, जो हमारे पास चार्ज था और V यानी कि पोटेंशियल। V हम पोटेंशियल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इसलिए जो हमारी एनर्जी होगी वो Q इंटू वी के बराबर होगी। और आपको पता होगा ये टोटल एनर्जी है। ठीक, क्यों क्या है, ये चार्ज जो हमने लाया यानी कि बैटरी से इस कैपेसिटर तक हमने चार्ज को जो लाया वो क्यों है, ये V क्या है, वोल्टेज है उस बैटरी का, उस प्लेट के अक्रॉस जो हमने जो जो हमने लगा रखा है। ठीक, तो हमने भी क्या देखा हुआ था, क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी क्यू इज इक्वल्स टू C बाई वी, सॉरी क्यू इज इक्वल्स टू C इंटू वी, अपने ये देखा। ठीक है, हमने क्या देखा, क्यू इज इक्वल्स टू C इंटू वी। अब हमें V की वैल्यू चाहिए तो क्यू बाई C। अभी एनर्जी हमने कितना निकाला था, क्यू इंटू वी, V की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यू इंटू क्यू बाई सी यानी कि क्यू स्क्वायर बाई सी, ये क्या हो गई एनर्जी टोटल। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ये एनर्जी टोटल है, टोटल एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी लॉस भी है, एनर्जी लॉस भी है, एनर्जी जो लॉस हुई वो भी है, और जो उस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो भी है। तो एक रिजल्ट निकल करके आता है लॉस और स्टोर्ड के बीच में कि जितनी एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस बराबर हो जाता है एनर्जी
स्टोर्ड के, ठीक, एनर्जी लॉस एनर्जी स्टोर्ड के बराबर हो जाता है। ठीक, जब एनर्जी लॉस एनर्जी स्टोर्ड के बराबर है तो इस एनर्जी को हम कितना मान लें, एक्स मान लेते हैं। तो एनर्जी लॉस प्लस एनर्जी स्टोर्ड बराबर अभी हमने कितना निकाला, क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही होता है मैंने कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती। तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब हमें पता है क्यू की वैल्यू कितना होता है, क्यू सी इंटू वी। क्यू को हम सी इंटू वी कर देंगे तो इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यू को फिर से सी इंटू वी करेंगे, इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है क्या, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अब आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा की पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको भी देख लेते हैं। कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स क्या है कि जो कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस जो अपने पास है वो डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ सिस्टम। अभी आपको हम दिखाएंगे कि सी की वैल्यू ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। ज्योमेट्री कहने का मतलब है या तो ये डिपेंड करेगा कि उसके बीच सेपरेशन कितना है, या फिर मतलब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया के, और सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के, यानी कि दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के, यानी कि उसकी ज्योमेट्री पर निर्भर डिपेंड करता है, ना कि वह उसके वोल्टेज और उस पर उस प्लेट्स पर कितना चार्ज है उस पर। ये डिपेंड करता है किस पर, यह जो कैपेसिटर है वह डिपेंड करता है इसके ज्योमेट्री पर, यानी कि इसके एरिया पर और इसके बीच प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पर, ठीक। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल, जो कि हमने बताया कि ये चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। प्लेट लार्जर होगा तो कैपेसिटेंस भी लार्जर होगा, बिगर होगा। स्मॉलर सेपरेशन होगा इनके बीच में तो कैपेसिटर बिगर होगा, कैपेसिटेंस इसका बिगर होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उसके बीच में लगा रखे हैं उसको इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटर इंक्रीज होगा, मतलब उसकी कैपेसिटेंस मतलब क्षमता, चार्ज स्टोर करने की क्षमता इंक्रीज होगी। अब हम देख लेते हैं जो कैपेसिटर पढ़ा है इनका कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इनके दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होता है, हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एक है अपने पास एक है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड कर देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करते हैं, एक दूसरे के पैरेलली कैपेसिटर्स होते हैं। जब कैपेसिटर्स को सीरीज में हम ऐड करते हैं तब क्या कर होता है कि जो इनके वोल्टेज का सम होता है, यहाँ का V1 हो वोल्टेज, यहाँ का V2, यहाँ का V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्विवेलेंट टू V इक्विवेलेंट, जो हमने इन दोनों के बीच लगा रखा है, ठीक। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू कितना आएगा, V1 की वैल्यू आ जाएगी अपनी Q1/C1, ठीक है। और आपको ध्यान देना होगा कि कैपेसिटेंस में क्या होता है, नेट चार्ज जितना इस कैपेसिटर के पास होता है उतना ही इस कैपेसिटर के पास भी होता है, यानी कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। कहने का मतलब है कि
को जैसे कि इस सीरीज को अगर हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, तो बैटरी से अगर क्यू चार्ज निकला है तो इधर से क्यू चार्ज ही जाएगा। यदि इस बैटरी से क्यू चार्ज निकला है तो इससे क्यू चार्ज ही निकलेगा, यानी कि सारे कैपेसिटर्स के पास चार्जेस सेम हो। ठीक, जब चार्जेस सेम होगा तो इनके वोल्टेज को ऐड कर देंगे और नेट वोल्टेज हमें मिल जाएगा। वोल्टेज को ऐड करने के लिए क्यू वोल्टेज को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3 बराबर क्यू बाय C इक्विवेलेंट, जो हम इनके बीच का पूरा इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। क्यों से क्यों निकलेगा और हमें फार्मूला मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN। ठीक है, इसी प्रकार हमारा कैपेसिटर जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर में क्या होगा, जैसे कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच हमने एक बैटरी को जॉइंट कर रखा है। इस बैटरी के बीच में जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इनके बीच में भी होगा, वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के पास भी होगा और वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के पास भी होगा। यानी कि जितने भी कैपेसिटर हैं जितने भी कैपेसिटर हैं पैरेलल में, उन सभी कैपेसिटर्स के पास वोल्टेज सेम रहेगा। तो इनके वोल्टेज सेम है, आपको पता है, बट जो चार्जेस हैं, यानी कि यहाँ इनके बीच में जो टोटल चार्ज निकलेगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज Q1 होगा, यहाँ से Q2 जाएगा इस तरफ, यहाँ पर Q3 चार्ज जाएगा। तो क्यों जो इक्विवेलेंट चार्ज हम यहाँ से भेजे थे ये किसके बराबर होगा, Q1 के, Q2 के, Q3। ठीक, इस चार्ज के बराबर होगा। Q बराबर C इंटू V। ये C कौन सा होगा, C इक्विवेलेंट हम इनके बीच में निकाल रहे हैं, यानी कि इनके जगह पर यदि एक कैपेसिटर लगा दें तो उस कैपेसिटर के पास जितना चार्जेस होगा वो चार्ज इन सभी चार्ज मिला करके सभी कैपेसिटर के पास आएगा। यानी कि जो अलग अलग कैपेसिटर के पास चार्ज गए हैं, यदि इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर को उतना चार्ज दे दिया जाए तो वो इसके बराबर ही हो। यही मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो Q1 की वैल्यू C1 बाई V, C2 बाई V, C2 इंटू V। ओके, क्या हुआ कि C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V। ठीक, V से V कैंसिल हो गया तो C इक्विवेलेंट कितना आया अपने पास, C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 सॉरी C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर के CN। ऐसे ही N कैपेसिटर्स को हमने जोड़ रखा है तो CN इनके बीच का हो गया। अब थोड़ा भैया ध्यान से देखना, हमारे पास एक दूसरे टाइप का कैपेसिटर आया है जो कि है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसमें दो स्फेयर हमारे पास होते हैं। ध्यान रहे कि ये कैपेसिटर एक हॉलो स्फेयर होता है। ठीक, एक स्फेयर अंदर वाला होता है, एक स्फेयर अंदर वाला होता है, एक स्फेयर बाहर वाला होता है। हमारे पास दो टाइप के स्फेयर होते हैं। ठीक, पहले वाले स्फेयर का रेडियस ए कह देते हैं, सॉरी बी कह देते हैं, और जो अंदर वाला स्फेयर है, जो छोटा सा स्फेयर है, उसका रेडियस ए हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई स्फेयर होता है उस पर चार्ज हम कितना देते हैं, प्लस क्यों का देते हैं। जब चार्ज स्फेयर में प्लस क्यों का देते हैं, इस स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाता है, सरफेस पर पोटेंशियल निकालना होता है तो के क्यू बाई आर, जहाँ पर आर इस स्फेयर का रेडियस। ठीक, लेकिन आप फिर से सपोज करो कि हमारे पास दो स्फेयर हैं, अंदर वाले स्फेयर को प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक, बाहर वाले स्फेयर की ग्राउंडिंग कर दी, तब
इस स्फीयर की वजह से, जैसे वो हमने प्लस चार्ज दिया था, प्लस क्यों चार्ज दिया था, इस स्फीयर का बाहर वाला पार्ट तो पोटेंशियल जीरो है। बाहर वाले पार्ट का पोटेंशियल जीरो कब होगा? जब इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। अब नेट चार्ज इसके अंदर बनाना है, इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसके सरफेस पर प्लस का क्यू चार्ज, इसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस का क्यू चार्ज हुआ, तब इसके बाहर वाला जो सरफेस है अपने पास, इस पर चार्ज हमें जीरो रखना पड़ेगा। क्यों जीरो रखना पड़ेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके अंदर नेट चार्ज शून्य हो, जिस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो पाए। ठीक, अब यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे इस सरफेस पर, तो कितना आएगा? वी बी, बड़े वाले सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा? पोटेंशियल निकालने के लिए हम अंदर का नेट चार्ज लेते हैं। ठीक, इस सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम या तो एक प्लस वाला चार्ज एक बार ले लें, के टाइम्स प्लस क्यू बटा प्लस क्यू बटा बड़े वाले हम उस पर निकाल रहे हैं तो आर, बड़े वाले का रेडियस आर मान लेते हैं, और माइनस क्यू की वजह से के टाइम्स माइनस क्यू बटा आर, ये दोनों कट करके पोटेंशियल वी बी पर जीरो आ जाएगा। अब हम जो अंदर वाला सरफेस है, जो इनर वाला सरफेस है, इस पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, क्या हुआ कि इस पर हमने चार्ज दिया प्लस के क्यू का, इसके अंदर वाले सरफेस पर चार्ज हो गया माइनस के क्यू का। ठीक, तो पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं ए वाले स्फीयर पे, तब उसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू बटा ए प्लस का, ठीक है, और प्लस के माइनस क्यू होल डिवाइड बाय बी। सही है। पोटेंशियल अगर हमें इस सरफेस पे निकालना है तो के क्यू कॉमन, वन बाई ए माइनस वन बाई बी, ये वी ए आया। जो अपन ने वी निकाला हुआ था, वी ए माइनस वी बी, उसकी वैल्यू क्या आई थी? के क्यू टाइम्स वन अपन ए माइनस वन अपन बी, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू टाइम्स, ठीक है, बी माइनस ए अपान ए बी। ठीक, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगी? क्यों, सी जो होगा अपना कैपेसिटेंस की वैल्यू, उसका कितना हो जाएगा? क्यों अपान में उसका वी ए माइनस वी बी वाला पोटेंशियल, तो कितना हो गया वी ए माइनस वी बी का? बी माइनस ए के क्यू टाइम्स अपान के बी। इससे ये चला गया। के की वैल्यू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए, जो कि ये आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि ये आपके सामने लिखा है। ठीक, इसी प्रकार जो कैपेसिटर सिलेंडर का निकाला जाता है, सिलेंड्रिकल का कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, इसका कैपेसिटेंस इसी प्रकार हम निकालते हैं। ठीक, तो इसमें एक अंदर सिलेंडर का कैपेसिटेंस हमें देखने को मिला, एक अंदर की तरफ ये है, एक बाहर वाला कैपेसिटेंस ये है सिलेंड्रिकल। तो अंदर वाले कैपेसिटेंस को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक वायर पतला सा, जिसका स्मॉल रेडियस ए है, बाहर वाले का रेडियस बी। इस केस में जो वी ए माइनस वी बी अपना निकल करके आता है, उसकी वैल्यू आती है 2 के लैम्डा एल एन बी अपान ए। ठीक, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्यू अपान में 2 के लैम्डा की वैल्यू हम लिख पाएंगे क्यू बाय एल। एल क्या है? इसकी लेंथ होगी जो इसमें मेंशन कर रखा है, तो क्यू इंटू एल एल एन बी अपान ए। ठीक है, क्यों से क्यों निपट चला जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर
एल अपान 2k ln b अपान ए, ये फिर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1/4πε0, तो c की वैल्यू अपने को ये मिल जाएगी 2πε0 l ln b अपान ए। ठीक। ओके, अब देख लेते हैं इसका डायमेंशन भी लगे हाथ ख़त्म कर दें। तो डायमेंशन के लिए आप ये समझिए कि हमें निकालना डायमेंशन किसका है, कैपेसिटेंस का। हमें किसका डायमेंशन निकालना है, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। वी क्या होता है, वी वोल्टेज। ये वर्क डन होता है किसको, क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ml²d-2। और क्यू का डायमेंशन क्या होता है, क्यू का होता है आई इंटू टी, तो आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या होता है, ए, मतलब आई का डायमेंशन क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो वो डायमेंशन आपके पास। ठीक, तो इसका डायमेंशन कितना निकल करके आता है कैपेसिटेंस का, m इनवर्स l-2 t⁴ a स्क्वायर। ठीक, ये हमें हमारे पास निकल करके आता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि फैराडे इज अ वेरी लार्जेस्ट यूनिट। फैराडे इज वेरी लार्जेस्ट यूनिट। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स जो होते हैं वो माइक्रो फैराडेज में होते हैं। 10⁻⁴ 10⁻⁶ के फैराडेज में होते हैं, इस वैल्यूज में होते हैं। इसका मतलब फैराडे एक लार्जेस्ट वैल्यू है, इसीलिए 10⁻⁴, क्योंकि एक्चुअल के कैपेसिटर्स जो होते हैं किस में होते हैं, माइक्रो फैराडेज में होते हैं। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁶, यानी कि फैराडे। ठीक, 1 फैराडे बाय 1 के आगे 6 ज़ीरो लगा दीजिए। ठीक, तो ये काफ़ी बड़े हम कह सकते हैं यूनिट होता है फैराडे। और एक बात और है कि कैपेसिटर अलाउज एसी टू पास एंड ब्लॉक डीसी इन स्टेडी स्टेट। ठीक, कैपेसिटर्स जो होते हैं वो एसी को तो अलाउ करते हैं और डीसी को ब्लॉक कर देते हैं। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कौन सा स्टेट होता है, जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। ठीक है, खैर अभी इसे हम छोड़ देते हैं। तो भैया ये हुआ अपना कैपेसिटेंस। ठीक, अब हम आपको दिखाने वाले थे कि जो कैपेसिटेंस है वो केवल इसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एक सिमुलेशन के थ्रू देखिएगा, उसको हम दिखाना चाहेंगे। आइए, होता है तो हमारे पास एक सेटअप है, जिस सेटअप में हमने एक बैटरी लगा रखी है। जो बैटरी एक वेरिएबल बैटरी, ये बैटरी बदल सकती है समय के अकॉर्डिंग। ठीक, और हमारे पास ये दो कैपेसिटर रखे हुए हैं जिनके हम डिस्टेंस को भी बदल सकते हैं, यानी कि इनके डिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने एडजस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर रखा हुआ है जिससे हम वोल्टेज को काउंट आउट कर सकते हैं। ओके, तब हमारे पास एक चीज़ था, हमारे पास एक बात था कि C इज इक्वल्स टू क्यू अपान वी। तो हम देखेंगे कि चार्ज को चेंज करने पर, यानी कि कैपेसिटर जो है उसके बीच में हम चार्ज को बदलेंगे। अभी हम दिखाएंगे आपको कि चार्ज को हम चेंज करेंगे तो क्या कैपेसिटर चेंज होगा या नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि प्लेट पर चार्जेस। अब चार्ज को हम कम ज़्यादा कैसे करेंगे, बैटरी का वोल्टेज के कम ज़्यादा करने से। ठीक,
जैसे ही देखो आपके सामने ही अभी इतना चार्ज दिख रहा है, अभी हम जहाँ पर शून्य पर कर देंगे तो चार्ज इस पर 0 है, ठीक। और ये कैपेसिटेंस अपना 0.18 पिकोफैरेड हमें बता रहा है, ठीक। अब बैटरी के वोल्टेज को हमने शुरू किया बढ़ाना। अब हमने बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। आप देख सकते हो कि हमने बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाया और इनके प्लेट्स पर चार्ज आ गया, ठीक। जब इनकी प्लेट्स पर चार्ज आया, हमने बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाया और आप देख पा रहे हैं कि इनके प्लेट्स पर चार्जेस आ गए, लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटेंस दिखा रहा है वो कैपेसिटेंस में कोई भी वेरिएशन नहीं आया, यानी कैपेसिटेंस वैसे का वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। आइए एक बार और चेंज करके देखते हैं। इसके वोल्टेज को हम हल्का सा और बढ़ाते हैं। चार्ज आप देख रहे हो कि चार्ज बढ़ रहा है इसका बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाने से। चार्ज हमने इसके वोल्टेज को फुल कर दिया, 1.5 पर कर दिया। आपको हम दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज वेरी कर रहा है। वोल्टेज को चेक करने के लिए ये हम वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं। ये दूसरा वाला वोल्ट मीटर हमने यहाँ पर लगाया तो हमें मिला कि 1.5 वोल्ट। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1.5 वोल्ट का वोल्टेज इनके बीच हमने लगा रखा है। अब यदि हमने वोल्टेज को कम किया, आप देख सकते हो ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को काउंट कर रहा है और ये अपोजिट वोल्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने बैटरी को नेगेटिव में कर दिया है, इसलिए वोल्टेज में अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। तो आपको क्या समझ आया कि चार्ज चेंज करने पर इस कैपेसिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चार्ज के चेंज करने पर, ठीक, हमने फार्मूला देखा हुआ था क्यू बाई वी। ना ही चार्ज के चेंज करने पर इसकी कैपेसिटेंस पर कोई चेंज आएगा और ना ही वोल्टेज के चेंज करने पर इस बैटरी के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अभी आपको नाप के दिखाया, इसको वेरी कर रहे हैं वोल्टेज को, फिर भी इसकी कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब चार्ज और वोल्टेज पर सी कैपेसिटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन क्यू एंड वी दोनों पर, यानी कि चार्ज और वोल्टेज उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो लगा रखा है दोनों से इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक। अब जो है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने दूसरा भी फार्मूला पढ़ रखा था। क्या फार्मूला पढ़ रखा है? सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एरिया हम बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस भी बढ़ना चाहिए, और हम इनके बीच की दूरी को घटाएंगे तब कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए। यानी कि कैपेसिटेंस के बढ़ाने के लिए या तो आप एरिया को बढ़ाओ या फिर इनके बीच डिस्टेंस को घटाओ। तो हम पहले एरिया को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैपेसिटेंस दिख रहा है और हम एरिया को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एरिया को हम बढ़ाएंगे और अब देखिएगा यहाँ पर जो कैपेसिटेंस 0.18 पिकोफैरेड आपको दिख रहा है वो कैपेसिटेंस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिएगा अभी प्लेट का एरिया 200 mm का स्क्वायर दिख रहा है आपको। अब इस प्लेट के एरिया को हम इंक्रीज करते हैं। अब प्लेट का एरिया 250 mm का स्क्वायर हो गया। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू आप देख सकते हो कि 0.22 पिकोफैरेड आपको दिखाई दे रहा है, राइट। 0.22 पिकोफैरेड आपको दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से हम इसके एरिया को बढ़ाते हैं। इसके एरिया को 250 है, 250 से 300 इसका एरिया हम लेके जाते हैं, 290 एरिया हो गया। जब एरिया इसका 290 हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कैपेसिटेंस फिर से बढ़ करके 0.26 पिकोफैरेड हुआ। यानी कि एरिया हमने बढ़ाया तो कैपेसिटेंस बढ़ा। कैपेसिटेंस हमें 2.26 पिकोफैरेड से और बढ़ाना है, तो हम इनके बीच डिस्टेंस जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो हमें कम करना पड़ेगा। डिस्टेंस अब कम करके देखते हैं कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ता है
यह घटता है। तो इसके बीच का डिस्टेंस अभी इस समय दिखा रहा है 10 mm। हम 10 mm से कम इसका डिस्टेंस करना चाहते हैं, तब डिस्टेंस कम करके देखते हैं। अब डिस्टेंस हो गया है 8.2 mm और आप यहाँ का कैपेसिटेंस देख सकते हैं। कैपेसिटेंस 0.31 पिकोफैरेड हो गया, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो आपको क्या सीखने को मिला यहाँ से? आपको यही सीखने को मिला कि वोल्टेज और चार्ज को हम चेंज करेंगे, कैपेसिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप या तो प्लेट का एरिया बदलो, या तो इसके बीच का सेपरेशन बदलो, या फिर एक और तरीका हो सकता है, इसके बीच का, प्लेट के बीच का हम मीडियम ही चेंज कर दें। ठीक, प्लेट के बीच का मीडियम अगर आप बदल दोगे तब भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। अब क्या है कि हम देखने वाले हैं कि जब प्लेट के बीच में हम कुछ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो होता है वह डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, उस स्लैब को डाइइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों कहते हैं पता? क्योंकि वह स्लैब जब चार्ज प्लेट के बीच में रखा जाता है, यानी कि यह प्लेट नेगेटिव चार्ज है और यह प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में जब उस स्लैब को रखा जाता है तब वह स्लैब भी आपको दिख रहा होगा कि इस तरफ इसके सरफेस पर, इस स्लैब के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया नेगेटिव वाले प्लेट की तरफ, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ, यानी कि स्लैब जो है अपोजिट चार्ज हो गया। ठीक, तो अब देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव से नेगेटिव निकल रही थी ऐसे, ठीक, अब स्लैब में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ निकलेंगे तो ये लाइन एक दूसरे से टकराएंगी, तो जब लाइन टकराएंगी तो यहाँ पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक, तो स्लैब के रखने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ाते कैसे हैं? अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा। भाई वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे? इसमें चार्ज बढ़ाकर। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमें चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस इसका ओवरऑल, जब हम इसमें स्लैब रखेंगे तो ओवरऑल इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, इन कैपेसिटर के बीच में एक स्लैब हमने रख रखा है, एक स्लैब हमने रख दिया है। इन कैपेसिटर्स के बीच का डिस्टेंस d है, स्लैब है उसका थिकनेस t है, स्लैब का थिकनेस t है। तब इस केस में आप क्या करना कि आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक दो कैपेसिटर हमें ऐसे दिख रहे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस t को अगर हम हटा दें तो d माइनस टी अगर कर दें जिनके बीच का डिस्टेंस, तो वहाँ पर क्या है? एयर। ठीक, वहाँ पर क्या है? एयर है। और एक स्लैब वाला पार्ट हो गया जो जिसका थिकनेस t है, वहाँ पर क्या है? स्लैब है। इसको भी यदि एक प्रकार का कैपेसिटर मान लें, और यह भी एक प्रकार का कैपेसिटर है जिसके बीच का डिस्टेंस हम d माइनस टी यूज करते हैं, यानी कि जहाँ पर एयर होगा। तो दो कैपेसिटर आपको सीरीज में दिख पा रहे होंगे ऐसे। ठीक, एक कैपेसिटर का थिकनेस कितना है? d माइनस टी। दूसरे कैपेसिटर के बीच का थिकनेस t है। यहाँ पर मीडियम का कांस्टेंट k है, यहाँ पर मीडियम का कांस्टेंट k बराबर 1 है। ठीक, तो यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम की वैल्यू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम की वैल्यू
एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक, यानी कि यहाँ का अगर मैं कैपेसिटेंस इसको मैं C1 कहूँ, इसको मैं C2 कहूँ, तब C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। C1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट सॉरी यहाँ C2 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। C1 की वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B माइनस T। आपको दिख रहा होगा कि C1 और C2 दोनों सीरीज में, उस सीरीज में कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला होता है, सीरीज में कैपेसिटेंस में निकालना होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट है। ठीक, C1 की वैल्यू हमने आपको बता रखी थी, C2 की वैल्यू बता रखी थी, तो फाइनली अपने पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाता है कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, जब कैपेसिटर के बीच में पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हो जिसका थिकनेस T हो, उस केस में अपन इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हाँ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमें देखने को मिलता है, यानी कि स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ठीक, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि अच्छा लगा तो अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर दें और यह भी बताएं कि हमें कौन कौन से अभी सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।